बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। ई कैट के सिलसिले में आज से हम कुछ फ़िज़िक्स के लेक्चर रिकॉर्ड कराते हैं और ई कैट की फ़िज़िक्स प्रिपरेशन में फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 8 है। फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 8, उसमें कई टॉपिक हैं। उन टॉपिक में एक टॉपिक है साउंड वेव का। तो इस साउंड वेव का थोड़ा रिव्यू करते हैं। इंशाल्लाह इससे आपको जो है साउंड से मुतालिक सारी बातें एक साथ मिल जाएंगी और आप जो है वो इसके क्वेश्चंस बआसानी तौर पे कर पाएंगे। इसका एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर जो है वो बनाया है हमने, जो एनईटी टेस्ट बेस पर एनईटी के टेस्ट पर बेस करता है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शामिल हों तो वहाँ पर जो है वो ये सारे टेस्ट पेपर सेंड किए जा रहे हैं। अच्छा बेटा, इसमें साउंड वेव आज हम स्टार्ट करते हैं। इसकी बेसिक बातें हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, समझें। रिव्यू है, अगर ये रिव्यू आपने कर लिया तो सारे साउंड से मुतालिक जो बेसिक बातें आपकी बुक में लिखी वो आपकी समझ में आ जाएंगी और फिर आप जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और बआसानी तौर पर आप पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। साउंड वेव आप देखें, साउंड प्रोड्यूस की जाती हैं, एक वाइब्रेटिंग बॉडी होनी चाहिए और एक जो है वो रिसीवर होना चाहिए। साउंड वेव को हम कंप्रेशन वेव भी कहते हैं। ये साउंड प्रोड्यूस ये एक वाइब्रेटिंग बॉडी है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और कुछ फासले पर रिसीविंग ऑब्जेक्ट हमारा एयर हो सकता है या कोई और सिग्नल हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो साउंड को रिसीव करे। अब ये साउंड वेव मूव करती हैं, एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट मूव करती हैं। ये साउंड वेव मूव करती हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन। जो आपको डार्क नज़र आ रहा है ये कंप्रेशन है और ये एयर के वो पार्टिकल जो थोड़े फासले पर है वो रेरिफैक्शन हैं। तो कंप्रेशन और रेरिफैक्शन की सूरत में साउंड वेव एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट पर ट्रैवल करती हैं। ये एयर का जो क्लोज है पार्टिकल हैं या कंप्रेशन कहलाएगा और दूसरा हिस्सा जिसमें पार्टिकल दूर दूर हैं वो जो है वो रेरिफैक्शन कहलाएगा। ठीक है, अभी हम इसका हवाला देंगे। तो साउंड वेव्स जो है वो मैकेनिकल वेव्स हैं। ऐसी तमाम वेव्स जिनकी प्रोपगेशन के लिए मीडियम ज़रूरी है उनको मैकेनिकल वेव का नाम देते हैं। ये साउंड वेव मैकेनिकल वेव हैं। मैकेनिकल वेव दो तरह की होती हैं। एक वेव होती हैं जो इस तरह क्रस्ट और ट्रफ की सूरत में सफ़र करती हैं, जो स्टैंडिंग वेव्स कहलाती हैं। तार वगैरह में जो डेवलप की जाती हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं। लेकिन यहाँ जब हम साउंड वेव की बात करते हैं ये कंप्रेशन और रेरिफैक्शन की सूरत में सफ़र करती हैं। ऐसी मैकेनिकल वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन नेचर। और डिपेंड करती हैं मीडियम पर। मीडियम का होना मस्ट है। मैकेनिकल का मतलब ही यही है, ऐसी तमाम वेव्स जिनको प्रोग्रेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है वो जो है वो मैकेनिकल वेव कहलाती हैं। एक और टाइप होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनको प्रोपगेट करने के लिए ये मीडियम हो तब भी प्रोपगेट कर जाएंगी ये, और अगर कोई मीडियम मौजूद ना हो, एयर वगैरह मौजूद हो, तब भी जो है ये एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट मूव कर जाएंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम आगे आपको बताएंगे। अभी हम साउंड वेव बता रहे हैं जो मैकेनिकल वेव है जिनकी प्रोपगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ये मूव एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट इस सूरत में क्रस्ट और ट्रफ बना के मूव नहीं करती, बल्कि कंप्रेशन रेरिफैक्शन की सूरत में मूव करती हैं। ऐसी वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव का नाम देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन। दो कंप्रेशन और रेरिफैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, सही, ये दो कंप्रेशन हैं, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं और उसको लैम्डा से शो करते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या टू कंसेक्यूटिव रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ का नाम देंगे हम और उसको लैम्डा से शो करते हैं, मेजर करते हैं मीटर में या डिग्री एंगस्ट्रॉम में।
डिग्री एंगस्ट्रॉम में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ज़्यादा देखते हैं, लाइट वेव को देखते हैं, वहाँ ये टॉपिक आएगा 1 डिग्री एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक, अच्छा अब देखें इसके बाद आगे हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ वेव्स पासिंग थ्रू द सरफेस इन 1 सेकेंड इस कॉल्ड डैश एंड मेजर डैश। क्या मतलब हुआ, ये आपके पास वेव डेवलप हो रही हैं, साउंड वेव डेवलप हो रही हैं। अब इन साउंड वेव के लिए हम करें कि अब एक छोटा सा सरफेस हम ले लेते हैं। ये मेरे पास मैंने पीस काट लिया सरफेस, इस सरफेस को मैंने यहाँ पे रखा, सरफेस को यहाँ पे रखा। मैंने देखा 1 सेकंड में पहला कंप्रेशन गुजरा, दूसरा कंप्रेशन यहाँ से गुजरा, 3 कंप्रेशन यहाँ से गुजर गए। तो 1 सेकंड से यहाँ से 3 कंप्रेशन गुजर गए, इसका मतलब 3 वेव पास हो गई। और फिर सुनिए, ये वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल कर रही हैं। किसी एक पॉइंट पे मैंने सरफेस रखा, वहाँ से 1 सेकंड में फर्स्ट करें फर्स्ट कंप्रेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10 कंप्रेशन पास हो गए। तो फिज़िकली कहेंगे 10 वेव्स पास हो गई हैं। ठीक है, तो यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ, नंबर ऑफ़ वेव पासिंग थ्रू अ सरफेस इन 1 सेकेंड, 1 सेकंड में जितनी वेव्स पास होती हैं उनकी तादाद को क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। और इसको मेजर करते हैं किसमें, साइकिल पर सेकंड, और HI यूनिट क्या है इसकी, हर्ट्स है। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ़ वेव, कितनी वेव्स पास हो रही हैं उसे डिवाइड कर दें 1 सेकंड के साथ, तो आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। अच्छा, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये जो है फ्रीक्वेंसी का रिलेशन नहीं, रेसिप्रोकल, थोड़ी रेसिप्रोकल, फ्रीक्वेंसी को रेसिप्रोकल कर दें तो आपको मिल जाएगा टाइम पीरियड मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल कर दें तो वो टाइम पीरियड क्या लाएगा, उसे हम T से शो करते हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। ये जो पार्टिकल है, ये जो वेव्स हैं, ये एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट मूव कर रही हैं, डिस्टेंस कवर कर रही हैं, इनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, ख़ास वेलोसिटी से यहाँ तक कुछ आप रिसीवर तक पहुँचेंगी। फ्रीक्वेंसी मैंने इसकी बता दी, मैंने इसकी वेवलेंथ बता दी। तो इन तीनों में रिलेशन है V बराबर है एफ लैम्डा। क्या है, V इक्वल टू एफ लैम्डा, या फ्रीक्वेंसी को हम न्यू भी कहते हैं, न्यू लैम्डा का नाम भी देते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन इसकी मदद से जानेंगे। फ्रीक्वेंसी जो है वो कंजर्व रहती है। क्या मतलब, साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, सब कुछ तब्दील होगा, फ्रीक्वेंसी तब्दील नहीं होगी। साउंड वेव्स हार्डर मीडियम से सॉफ्ट मीडियम की तरफ जाती है, काफ़ी चीज़ें तब्दील होंगी, फ्रीक्वेंसी तब्दील नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स करती है सिर्फ़ और सिर्फ किस पर, सोर्स ऑफ साउंड पर, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अब वो साउंड बुलबुल की आवाज़ हो, वो साउंड मशीन हो, वो साउंड बाहर कचरा सेलेक्ट करने वाला हो, पुराना माल जमा करने वाला हो, तो वो जो साउंड प्रोड्यूस करता है उस पर डिपेंड करती है, वो जो है फ्रीक्वेंसी उस पर डिपेंड करती है। लेकिन फ्रीक्वेंसी अब ट्रैवल करती है तो वो कंजर्व रहती है। क्या मतलब हुआ, साउंड वेव इन डेंसर मीडियम मूव फास्टर। साउंड वेव की वेलोसिटी किसी मीडियम में, किसी डेंसर मीडियम में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मीडियम। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव ग्रेटर है किसी मीडियम में, शीशे की गिलास में, लोहे रिंग में, या जो है वो और मटेरियल में। लिक्विड में कम होगी और सबसे कम कहाँ होगी, एयर में होगी। और अगर स्पेस हो जाए जहाँ कोई मीडियम नहीं होता, वैक्यूम हो जाए, तो बेटा वहाँ पर वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी जो है ज़ीरो के बराबर होगी, क्योंकि साउंड प्रोपगेट ही नहीं करती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगर साउंड रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रैवल करती है तो रेयर मीडियम में वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी लैम्डा, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी लैम्डा होगा क्या, अगर साउंड जो है जब रेयर मीडियम से
फ्रीक्वेंसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो पहले फ्रीक्वेंसी थी बाद में भी वही फ्रीक्वेंसी रहेगी। जो पहले फ्रीक्वेंसी थी बाद में भी फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी इज़ कंजर्व। हाँ, जब वेलोसिटी रेयर डेंसर मीडियम में वेलोसिटी बढ़ जाती है, v का फार्मूला है एफ लैम्डा। वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब लैम्डा भी बढ़ रहा है। तो सवाल ये हो सकता है जब फ्रीक्वेंसी में क्या फ़र्क पड़ेगा, आप कहेंगे कंजर्व। वेलोसिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा, वेलोसिटी इंक्रीज़। और लैम्डा वेव लेंथ भी जो है इंक्रीज़ हो जाती, ज़्यादा हो जाती है। अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो फ्रीक्वेंसी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेयर मीडियम में वेलोसिटी कम हो जाती है और साथ में वेव लेंथ भी जो है कम हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक कम होगी तो दूसरी भी जो है वो कम हो जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। आइए यहाँ पर पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव्स पैरेलल अलोंग द साउंड वेव। पार्टिकल जो हमारे पास पार्टिकल हैं पैरेलल इन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव, क्या मतलब हुआ? ये जो हमारे पास साउंड वेव हैं इसमें जो कंप्रेशन है, ये वाला कंप्रेशन मूव करके यहाँ नहीं आता। ये कंप्रेशन जो है वो इस तरह से कंप्रेस हो जाता है और फिर जब लोड ख़त्म होता है तो थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगा। फिर यहाँ का साउंड वेव्स को प्रेशर डालेगी तो ये कंप्रेस हो जाएगा और फिर ये रेरिफिकेशन। तो ये पॉइंट यहीं पे रहता है और इस तरह से जो है वो मूव कर रहा होता है। तो इसकी जो मूवमेंट है वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, तो पार्टिकल की डायरेक्शन भी इसी के अलोंग हुआ करती है। ठीक है, तो पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव पैरेलल, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल भी मूव कर रहे होते हैं। ठीक। अच्छा, एक बात और यहाँ ख्याल रखनी है आपको कि ये जो हमारे पास कंप्रेशन का पार्टिकल है, यहाँ प्रेशर हाई होता है, यहाँ डेंसिटी भी हाई होती है। सही, ये जो कंप्रेशन वाला पोर्शन है एयर का, वहाँ प्रेशर भी ज़्यादा होगा, डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। वाइस वर्सा, ये जो हिस्सा है रेरिफिकेशन का, यहाँ प्रेशर भी कम हो जाएगा और डेंसिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा बेटा, आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ साउंड वेव, अब हम साउंड की स्पीड वेलोसिटी की बात करें। वाज फर्स्ट डिटरमिन्ड बाय न्यूटन। न्यूटन ने कोशिश की कि वेलोसिटी की स्पीड मालूम की जाए। इसमें कुछ करेक्शन की बाद में लैपलेस ने जो है इसमें करेक्शन अंजाम दी। न्यूटन ने फार्मूला रिकमेंड किया, इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी। ये न्यूटन का फार्मूला था। ये इलास्टिसिटी प्रेशर के बराबर भी होती है, ये रॉ के बराबर। तो v जो है इस प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रेशर कहा जाए, इलास्टिसिटी कहा जाए, डेंसिटी कहा जाए, दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। न्यूटन ने कंसीडर किया कि एयर जो है बिहेव करती है आइसोथर्मली, मतलब टेम्परेचर कंप्रेशन रेरिफिकेशन बनने के दौरान टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी PV बराबर होता है कांस्टेंट। ये फॉलो करता है बॉयल्स लॉ को। न्यूटन की कैलकुलेशन के मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड 280 या 281 के बराबर जो है वो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हासिल हो गई। तो न्यूटन ने रिकमेंड किया स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में 280 मीटर पर सेकंड होती है। लैपलेस ने करेक्शन किया और कहा कि ये जो है वो एयर जो है बिहेव करती है एडियाबेटिकली, मतलब ना वहाँ पर मटेरियल आ सकता है ना जा सकता है, सही ना हीट ट्रांसफ़र हो सकती है ना निकल सकती है, तो वो एडियाबेटिकली PV गामा बराबर कांस्टेंट होगा। या आप थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, एडियाबेटिकल प्रोसेस होगा। लैपलेस ने रिकमेंड किया वेलोसिटी जो है ये बराबर है गामा P अपॉन रॉ के बराबर है, और गामा जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये इसका फार्मूला होता है। तो लैपलेस के मुताबिक इसकी वैल्यू तकरीबन 1.4 के बराबर होती है एयर के लिए। तो ये जो है हमारे पास लैपलेस ने करेक्शन की।
लैपलेस के मुताबिक लैपलेस ने कैलकुलेट की 330 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी हासिल हुई आफ्टर करेक्शन ऑफ लैपलेस। अच्छा, अब देखें, होता यह है कि हमारे पास ज़रूरी है कि वाइब्रेटिंग बॉडी होनी चाहिए, तभी हम उससे साउंड डेवलप होती है और हमारे कानों तक वापस पहुंचती है। तो हमने क्या कहा, वाइब्रेटिंग बॉडी का होना ज़रूरी है। तो जब भी आपके कानों पे आवाज़ आ रही है तो किसी न किसी सोर्स से आ रही है, उस सोर्स को हम क्या कहेंगे, वाइब्रेटिंग बॉडी का नाम देंगे। वाइब्रेशन से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन से जो है वो फ्रीक्वेंसी डेवलप होती है। हर फ्रीक्वेंसी को हम नहीं सुन सकते, हम सिर्फ वही फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं जिनका मेजरमेंट 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान अगर फ्रीक्वेंसी है किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का तो उसकी आवाज़ हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज़ से कम हो उस आवाज़ को इंफ्रासोनिक कहते हैं। हमारा कान इस लायक नहीं है, उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो इसको सुन सके। 20,000 के दरमियान कोई जो है आवाज़ आ रही हो तो उसको ऑडिबल साउंड कहते हैं, वो हम सुन सकते हैं। और 20,000 से ज़्यादा हो तो वो अल्ट्रासोनिक कहलाती हैं और उन साउंड को हम नहीं सुन सकते। तो ये अल्लाह ताला ने हमारे कान को सर डिज़ाइन किया है कि हम जो है वो ऑडिबल साउंड सुन सकते हैं 20,000 के दरमियान। इससे कम जो इंफ्रासोनिक है, इससे ज़्यादा जो अल्ट्रासोनिक है, उसको हम नहीं सुन सकते। ठीक। अच्छा, अब हमने जो है इसके बाद आगे जो पढ़ना है वो है म्यूज़िकल साउंड। साउंड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक म्यूज़िक, ये एक टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। अब म्यूज़िकल साउंड हमने प्रोड्यूस करना है। ये म्यूज़िकल साउंड क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। म्यूज़िकल साउंड जो है, हमारे कानों तक आवाज़ आती हैं, 2 किस्म की आवाज़ आती हैं, एक म्यूज़िकल साउंड, एक वाइब्रेटिंग, एक नॉइज़। म्यूज़िकल साउंड जो हमारे कानों को अच्छी लगती है, किसी सिंगर की आवाज़ है, किसी परिंदे की आवाज़ है, कोई म्यूज़िक है जो हमें बहुत भाता है, तो वो म्यूज़िकल साउंड ये प्रोड्यूस करता है। रेगुलर पैटर्न तक हम तक आवाज़ पहुंच रही होती है। फ्लक्चुएशन सिमेट्रिक होती हैं, उतार चढ़ावों में सिमेट्रिक, और प्लीजिंग पैटर्न अंजाम देता है। जबकि नॉइज़ जो है, नॉइज़ अब तो आज के दौर में कहा जाता है नॉइज़ एक पोल्यूशन है, और एक ऐसा पोल्यूशन है जो हकीकत में होने वाले पोल्यूशन से ज़्यादा ख़तरनाक है। ये इर्रेगुलर पैटर्न देगा, ये इर्रेगुलर पैटर्न देगा, ये जो है रैंडम फ्लक्चुएशन, और अनप्लीजिंग इम्पैक्ट, अनप्लीजिंग पैटर्न, अनप्लीजिंग इम्पैक्ट हमारे कानों में डालेगा। ठीक है, हाँ, प्रोड्यूसिव साउंड, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब म्यूज़िकल साउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम जो है इंशाल्लाह अगले लेक्चर में रिव्यू करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ बेसिक बातें कवर हो गई होंगी। तो ज़रूर इस वीडियो को 102 मरतबा सुनें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको एक ही वीडियो में एक पूरा टॉपिक में ग्रिप हासिल हो सके। और जब आप क्वेश्चन करने बैठें, इसके सवाल आते हैं टेस्ट में, तो आप आसानी तौर पर जो है पेपर में काम कर सकें। अपना ख्याल रखें, दुआ है अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू।